एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कब का है यह? दिसंबर 2022 का पेपर है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी जिन्हें नेट का पेपर जून में देना है वह जरूर परीक्षा से पहले देखें। इससे पहले के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर लिया है। आज मतलब अब इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 का क्वेश्चन इसलिए हम लेके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। टुकड़ों में धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप 50 क्वेश्चन एक बार में करवाइए, तो आने वाले समय में देखेंगे कि तो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बार में 50 क्वेश्चन करा दें ताकि 2 ही वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करा पाएँ। ठीक है। मेन विषय तो हमारा जो पेपर 2 है, जो आपका पीजी सब्जेक्ट रहता है, पीजी में उसी को देना होता है। मतलब वही आपका नेट का सब्जेक्ट रहता है जो पीजी का सब्जेक्ट है। यूजी का कोई भी रहे उससे नहीं मतलब है, पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है वही रहे। कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आए कि सर क्या मैं मतलब एमए पास करने के बाद दें या फिर एमए पास करने के कितने साल बाद दें। तो आप जान लीजिए कि आप यदि एमए में एडमिशन ले लिए हैं, कहीं पे भी एमए में एडमिशन हो गया है, तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं और नेट का परीक्षा दे सकते हैं और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो वह वैलिड होगा। बस क्या चीज़ एक मतलब ध्यान रखना है, जब एमए आप पास हों तो आपको कम से कम 55% आए जनरल कैटेगरी से। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी 50% रहना चाहिए। इससे 50% या इससे ज़्यादा रहे जो रिजर्व कैटेगरी है, बाकी जनरल का 55 रहे। मतलब आपकी कोशिश रहे कि आपका एमए में 55 से ही ज़्यादा रहे, सभी कैटेगरी की कोशिश रहे। और क्या 55 से ज़्यादा है तो फिर आपकी यह वैलिड हो जाएगी। यदि एमए में आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी भी सेमेस्टर में आप दे सकते हैं। बस एडमिशन हो गया, दे सकते हैं। बस शर्त यही है कि जब आपका नेट का पास हो जाएंगे और जब एमए आप पास हो जाएंगे आपको डिग्री मिल जाएगी 2 साल की। 2 साल के लिए वैलिड रहता है नेट वाला। जब आप एमए में देंगे तो एमए में आपका यदि मतलब 2 साल के लिए, 2 साल का मतलब कि यह कर रहे हैं कि 2 साल का एमए होता है ना, इसीलिए एमए 2 साल का रहता है। इसीलिए यह 2 साल यहाँ पे देता है कि एमए में आपका यदि आपने पास कर लिया 55% वहाँ पे आपका आ गया एमए में, तो यह वैलिड हो जाएगा। और नेट की जो वैलिडिटी है ना वह लाइफ टाइम रहती है। यदि आपका एमए में 55 जनरल कैटेगरी, रिजर्व में 50, उससे नीचे है तो फिर यह नेट आप पास भी कर जाएंगे तो वैलिड नहीं होगा। बस करने का मतलब यही है। तो वही टाइम पीरियड देता है कि 2 साल आपको छूट देता है, क्योंकि 2 साल करते हुए आपको लगेंगे। आप पास कर लिए परसेंटेज से तो वैलिड, नहीं पास कर पाए तो वैलिड नहीं। बस यही दिक्कत है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, एमए में जो भी एडमिशन ले चुके हैं वो आप दे सकते हैं, वह देंगे। और एमए में लगभग आप अच्छे से करेंगे तो 55 से ज़्यादा आ ही जाएगा। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके जो क्वेश्चन रह गए उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक आज देखेंगे। देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन है चंपिया, जंगी की पतोहू, चंपिया, लरेना की बेबी या फिर राधे की बेटी सुनरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जंगी की पतोहू। ठीक, जंगी की पतोहू। अगला क्वेश्चन है आपका 27 चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, जो आपका नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? यहाँ पे देख सकते हैं सन ही पूछ दिया, तो सन 1904, 1907, 1908 या फिर 1911। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1904। और आपका इनका जो यह किसकी रचना है? यह राजेंद्र बाला घोष की रचना है, कहानी है, हिंदी कहानी कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की। 4-5 मतलब 4-5 भी आ जाता है, 4 न रहे तो 5 भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यह इन्हें राजेंद्र बाला घोष को क्या कहा जाता है? बंग महिला भी कहा जाता है। और इनका एक दुलाई वाला भी इसी सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि 1907 की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। आज तक कभी ऐसा न हुआ, अच्छा न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? तो यह सिक्का बदल गया है ना, कृष्णा सोबती का। यह आपका नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी है। तो यहाँ पे पंक्ति उठा के दे दिया, पूछ दिया है कि किसने किससे कहा। पहला ऑप्शन है नवाब बेबी ने साहनी से, शेरा ने हुसैना से, साहनी ने दाऊद खान से या फिर लाह बीबी ने साहनी से कहा है। तो कौन किससे कहा है? तो इसका सही जवाब है नवाब बीबी ने साहनी से कहा। क्या?
हाँ, ऑप्शन नंबर 1 नवाब बेबी ने साहनी से कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? मालिनी, देवसेना, कमला या फिर देवकी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किसने कहा है? देवसेना ने। किसने कहा है? देवसेना का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको छोटा करना होगा तभी एक बार में आएगा, नहीं बड़ा कर लेते हैं फिर इधर उधर करके हम देख लेंगे क्या। हाँ, मानव कब दानों से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अति सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक, जो कि आपका नेट के सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो उनके प्रमुख नाटक हैं, उनको जरूर देखिएगा, जो कि नेट के सिलेबस में है। तो जो चंद्रगुप्त है, तीनों का तीनों है नेट के सिलेबस में, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो यह चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? कभी कभी तो यह भी पूछ दिया जा सकता है कि यह किस नाटक का है, तो यह लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि यह किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 4 पे जो दिख रहे हैं सिंहरण, यह सिंहरण का कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, फिर से कथन दिया है कि श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त संवाद अंजू दीदी नाटक है, जो उपेंद्र नाथ अस्क का नेट के सिलेबस वाला में नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है श्रीपद, इंद्र नारायण, नजीर और नीरज। तो यह खुद श्रीपद कहते हैं, यानी कि जो अंजू दीदी के भाई हैं ना श्रीपद, उनका खुद का कथन है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, खुद कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हुआ, इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? देखिए यहाँ पे नाटकों के जो हैं वह पंक्तियाँ उठा के दे रहे हैं एनटीए वाले और यूजीसी एनटीए नेट वाले, और कह रहे हैं कि बताइए किस पात्र के द्वारा कहा गया। इसीलिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन 2022 से बनना शुरू हो चुका है आपका 22-23, इस बार भी आपका डीप क्वेश्चन बनेगा। हालांकि OMR सीट पे होगा तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गोला भरने में आपका समय जाएगा। जो स्क्रीन पे हम लोग ऑनलाइन इधर उधर करने में समय देते थे, कभी स्क्रीन इधर कभी उधर, कभी छोटा कभी बड़ा, तो वह OMR सीट भरने में जाएगा, मतलब लगभग आपको उतना ही समय लगने वाला है। 32 नंबर का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी पे सत्यवीर है ना, वही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में, किसने किसके बारे में कहा है? शरदचंद्र ने निर्जा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो इसका सही जवाब जानते हैं क्या है? यह है आपका जो यूनिट 10 का है, अन्न गद्य विधाओं वाला। शिवरानी देवी ने जो जीवनी लिखा है प्रेमचंद का, उन्हीं के बारे में है। शिवरानी देवी जो प्रेमचंद की पत्नी है, तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में ऐसा लिखा है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? ऑप्शन है जामुन का पेड़, आप हुदरी, माटी की मूर्तें या फिर प्रेमचंद घर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आप हुदरी। यह लेखिका की आत्मकथा है, रमणिका गुप्ता जिनका नाम है, लेखिका रमणिका गुप्ता आप हुदरी, याद रखिएगा। आप हुदरी का मतलब होता है क्या? अपनी शर्तों पे जीना। क्वेश्चन नंबर 35 है, आप उधर ही पढ़ेंगे तो आपको जीवन की सच्चाइयाँ भी बहुत से मिलेंगी, क्योंकि लेखिका ने जो जिया है वहीं लिखा है। बिल्कुल मतलब इसमें शर्म की बात नहीं की है, बिल्कुल ही निर्भीक निर्भय भाव से चीज़ों को रख दिया है जो उनके जीवन में घटा है।
हालांकि इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। जो उनके जीवन के वे क्षण रहे हैं जो कि लोग नहीं बताते, उन क्षणों को, उन चीज़ों को भी लेखिका ने बड़े ही निर्भय तरीके से बताया है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन है शरद चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मनु भंडारी या फिर रमणिका गुप्ता। तो चम्मा पात्र का जो है चम्मा पात्र किससे संबंधित है? हरिवंश राय बच्चन। चम्मा पात्र किससे संबंधित है? हरिवंश राय बच्चन से। अगला है अध्यापिका शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 36 है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मन्नू भंडारी या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है मन्नू भंडारी, इसका सही जवाब है। मन्नू भंडारी के जीवन में अध्यापिका शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई थी? उनको मतलब किताबें छाट के किताबें जो चुन चुन के पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया, उन्हें आदेश दिया। आदेश का मतलब कि उन्हें सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सा नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो यह बिल्कुल इजी है। ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव समूह के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। देखिए कि इसमें क्या है ना कि जो ऑप्शन है यह क्वेश्चन टर्मिनेट हो गया था, मतलब इसको सभी का क्वेश्चन गलत था, ऑप्शन गलत था, क्वेश्चन सही था। यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वहाँ से लिया गया था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस पर सभी को पूरा नंबर दे दिया गया था। जब भी कोई क्वेश्चन गलत होगा या तो सबको पूरा नंबर दे दिया जाएगा या फिर वह क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। यदि जो किया मतलब इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो सभी क्वेश्चन सभी को करना ही है। तो आप किए हैं या फिर नहीं किए हैं, क्वेश्चन गलत है तो आपको सभी को नंबर मिलता है, ऐसा नियम है। या फिर वह क्वेश्चन हटा दिया जाएगा तब भी पूरा नंबर मिलेगा, तब भी मतलब सबके ऊपर वहीं समान प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय या फिर कुबेरनाथ राय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विवेकी राय, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित निबंध नहीं है? विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है, तो बाकी 3 है, एक नहीं है, तो वह आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है साहित्य के सरोकार, कहाँ गया पेंसिल, साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख और व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे सुख। तो बाकी साहित्य के सरोकार, कविता का देश और व्यक्ति व्यंजक गद्य यह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। और छोटे छोटे सुख इनका नहीं है, छोटे छोटे सुख इनका नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन से बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, स्वर संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है यह बताना है। मतलब लास्ट में यही पूछा गया है, पहले विचार कीजिए और लास्ट में पूछा गया है कि सही उत्तर को बताइए। तो यहाँ पे दिया है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, मतलब पहले ऑप्शन देखते हैं। फिर कहा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, मूल स्वर 10 हैं। इसके बाद कहा गया है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। और डी है सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते। ई है मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, BCE, यानी कि स्वरों का मतलब जो सही पहले उसको हम देखते हैं। B उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, सही बात है। C स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। और E
ई क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हरस स्वर दीर्घ। तो यह बी, सी और ई सही है, बाकी ए और डी वाली बात गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, सी, ई। ठीक, समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं। अगला है क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, मतलब यहाँ पे आप फंस सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन जहाँ पे सही होते हैं, तथ्य पता होंगे तभी आपका सही हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है क्रिया के संबंध में, पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले आंसर ही देख लेते हैं, फिर आंसर देखने के बाद क्या होगा ना कि हमें चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगी और हमारा समय ही बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, बी, सी और ई। तो यहाँ पे क्रिया के संबंध में बी वाला सही है, यानी जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं, सही बात है। और सी है जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, यह भी सही है। और आपका ई क्या है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, यह भी सही है। तो बी, सी और ई सही है। बाकी गलत वाला ए क्यों है, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यह बात उल्टा लिख दिया है इसलिए गलत है। और डी, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, तो आपका यह भी बात गलत है कि अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस कर्म का हो, उसका प्रभाव न पड़े तब वह अकर्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43 है भारतेंदु युगल कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर देखते हैं फिर उसके बाद उसका हम विश्लेषण देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का आपका है, 43 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि बी, डी और ई। बी सही है। दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, सही है। इसके बाद डी सही है, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और आपका ई सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यह बी और डी और ई सही है, ए गलत है। ए क्यों गलत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र अब्र नाम से उर्दू कविताएं लिखते थे, नहीं अब्र नाम से नहीं लिखते थे। अब्र नाम से कौन लिखते थे, बद्रीनाथ प्रेमघन, याद रख लीजिएगा, बद्रीनाथ प्रेमघन थे, वो अब्र नाम से लिखते थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाम से लिखते थे, रसा नाम से। किस नाम से, रसा नाम से। इसके बाद जो सी वाला क्यों गलत है, जगन मोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहीं की संस्था के रसिक समाज से जुड़े थे, तो यह सी वाला भी बात गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन 44 देखते हैं। 44, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। तो मतलब इसमें सही उत्तर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। इसको छोटा कर ले, एक ही बार में आ जाए। ठीक, सही उत्तर का विकल्प करना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है ना, 2 पे ए, सी, डी यहाँ पे आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2। ए में क्या दिया है, ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, सही बात है, यह यूपी हायर के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ए, सी क्या है, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे, यह भी बात सही है। देखिए कितना डीप आपको पता रहेगा तभी तो सही हो पाएगा। और डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, यह भी बात सही है। बाकी बी गलत है, कलम का मजदूर अमृत दास द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, जी नहीं। जो कलम का मजदूर है ना वह मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया है। आवारा कलम का जो मजदूर है वह मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया है। और क्या है, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। देखिए ई वाला क्यों गलत है, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पे नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और कलम का मजदूर मदन गोपाल के द्वारा। कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं। ठीक है, कलम का सिपाही। अगला क्वेश्चन है 45, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ना, सही ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ए, बी और ई। यहाँ पे कौन कौन सा सही है, ए,
बी और ई। ए पे क्या है, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, सही बात है। और जो बी है, जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की क्या है, हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। याद रखिएगा यह सब मतलब कि यहाँ पे आपको मिल भी गया है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। ए, बी और ई। ए बी हो गया सही है, बाकी ई सही है। यानी अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है, यह भी बात सही है। बाकी कस्तूरी कुंडल बस है प्रभा खेतान के द्वारा लिखित बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह कस्तूरी कुंडल बस है मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा है? प्रभा खेतान के नहीं, बल्कि मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। और यह बात डी वाला क्यों गलत है? अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन के द्वारा रचित है। जी नहीं, शिवराज चौहान के द्वारा नहीं, बल्कि नैमी सराय के द्वारा लिखित है, अपने अपने पिंजरे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और ई। ए पे क्या है? क्लिष्टत्व, मतलब थोड़ा सा यह जटिल है तो इसको बस आंसर ही देख लेते हैं। क्लिष्टत्व दोष यानी कि वेद नखथाग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात। इसके बाद सी है आपका दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए, मतलब ये सब उदाहरण है। और ई में है आपका अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। तो यहाँ पे यही आपका सही है। बाकी काव्य दोष से संबंधित आप निशा अग्रवाल या फिर जो भी आपको उचित लगे वह पुस्तक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। काव्य रीति के संबंध में सही कथन आपको बताना है। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। ए में क्या है? रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। बी क्या है? दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। सी क्या है? आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना भी बताया, शब्द संगठना बताया। ठीक है, तो यह 3 ऊपर के एबीसी सही है। बाकी डी भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी गलत है। और ई हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी है, यह भी बात गलत है। तो एबीसी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 देखते हैं। 48 है कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन सही है? कल्पना के आधार पे कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी। ए क्या है? कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, यह बात सही है। बी क्या है? कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं। कौन कौन? मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, यह भी बात सही है। सी क्या है? मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः क्या है? दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। गौण क्या है? दार्शनिक और कलाकार, जबकि मुख्य क्या है? जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, यह भी बात सही है। बाकी डी वाला गलत है। मुख्य कल्पना इच्छा चालित होती है, वॉलंटरी होती है, गलत है। और ई है मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा सयास होती है, यह भी बात गलत है। तो ए बी सी यहाँ पे सही है, ए बी सी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार बताइए। सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 3 का मतलब कि ए, सी और ई। ए क्या है? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार चुनना है, तो यह बात सही थी। और सी क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, यह भी बात सही है। और ई क्या है? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, यह भी बात सही है। ए, सी और ई बात मतलब सही है। बी क्यों गलत है? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, नहीं, मानसिक दासता तो रही थी, तो यह बात गलत है। और डी क्यों गलत है? अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। अरे बाप रे, ये तो उल्टा लिख दिया, तो यह भी बात गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। क्वेश्चन नंबर 50, आज का आखिरी क्वेश्चन है दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 3 का मतलब कि ए, सी और ई।
ठीक है, ए, सी और ई। ए में क्या है, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। और सी क्या है, सही बात है, मतलब पहला। सी क्या है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यह भी बात सही है। और ई क्या है, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं, यह भी बात सही है। और यहाँ पे हमें उपर्युक्त सही उत्तर को ही चुनना है, सबसे सही उत्तर को ही चुनना है। बी क्यों गलत है, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं, नहीं, बात गलत है। और डी गलत है, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं, यह भी बात गलत है। तो यहाँ पे ए, सी और ई सही है। तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके जो सवाल हैं, सुझाव हैं, शिकायत हैं, वह कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इनके PDF भी मिल सकते हैं और वहाँ पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।